एक बेटा जो बचपन में अपने पिता का दिल तोड़कर घर छोड़कर गया था। एक पिता जिसने 16 साल तक हर दिन अपने बेटे के लौटने का इंतजार किया। और एक ऐसी लालची बैंक सिस्टम जिसने गरीब किसानों से उनकी ज़मीन, इज्जत और चैन सब छीन लिया। मूवी की शुरुआत 1990 से होती है, जहां पर हम कारा नाम के एक छोटे मोटे चोर को देख पाते हैं। उसके साथ उसका दोस्त मुर्गेश भी चोरी करता है। एक रात दोनों मिलकर एक एमएलए के घर चोरी करने का प्लान बनाते हैं। एमएलए की फैमिली घर पर ताला लगाकर बाहर जाती है, इसलिए दोनों को लगता है कि काम आसान रहेगा। दोनों चुपके से घर में घुसते हैं, अलमारी तोड़ते हैं और उसमें रखे पैसे और गाने निकाल लेते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एमएलए की फैमिली वापस आ जाती है। घर का टूटा हुआ ताला देखकर सब समझ जाते हैं कि अंदर चोर है। अब कारा और मुर्गेश बुरी तरह फंस जाते हैं। तभी कारा को ऊपर एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है, जहाँ से भागा जा सकता था। वह पहले मुर्गेश को ऊपर चढ़ाकर पैसे और गाने उसे दे देता है, फिर खुद ऊपर आने के लिए उसका हाथ पकड़ता है। लेकिन मुर्गेश डर के मारे कारा का हाथ छोड़ देता है और सारा पैसा लेकर अकेले ही भाग जाता है। कारा को समझ ही नहीं आता है कि उसका दोस्त उसके साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकता है। तभी एमएलए के आदमी दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। कारा अकेले ही सबसे लड़ता है और किसी तरह से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर तो पहले ही हथियारों के साथ कई लोग खड़े होते हैं। आखिरकार पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। थाने में पुलिस उसे उल्टा लटकाकर बहुत मारती है। उसी समय उसकी प्रेमिका शैली रोती हुई पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। उसे विश्वास था कि कारा गलत नहीं हो सकता है, लेकिन जब कारा खुद उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तब शैली को सच पता चलता है और वह अंदर से टूट जाती है। वहीं इधर एक डीएसपी भरतन इस केस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वह रिटायरमेंट के करीब होता है और चाहता है कि उसका नाम अखबारों में आए, इसलिए वह कारा पर कई झूठे केस डाल देता है और मीडिया में खुद को हीरो साबित करने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन कारा सोचता है कि अगर वह जेल चला गया तो उसकी पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, इसलिए वह मौका देकर पुलिस स्टेशन से भाग निकलता है। समय बीतता है। अब कारा चोरी की ज़िंदगी छोड़ देता है। शैली सब कुछ जानने के बावजूद उससे शादी कर लेती है, क्योंकि उससे सच्चा प्यार जो करती है। दोनों एक छोटे से मेस में काम करने लगते हैं। कारा दिन रात मेहनत करता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उनकी कमाई बहुत कम होती है। रहने के लिए अच्छा घर तक नहीं होता है। तब कारा सोचता है कि क्यों ना अपना खुद का मेस से शुरुआत किया जाए। शैली भी उसका साथ देने के लिए तैयार रहती है। दोनों बैंक से लोन लेने जाते हैं, लेकिन बैंक मैनेजर उन्हें कहता है कि बिना गारंटी या ज़मीन के लोन नहीं मिलेगा। तभी कारा को याद आता है कि उसके गांव में उसके परिवार की 8 एकड़ ज़मीन है, और यहीं से कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा शुरू हो जाता है। कारा 16 साल बाद अपने गांव लौटता है। बचपन में वह अपने पिता कंद स्वामी के पैसे चुराकर घर से भाग गया था, इसलिए उसे लगता है कि उसके पिता उससे नफरत करेंगे। सबसे पहले वह अपने मामा काशी से मिलता है, लेकिन काशी उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब क्यों वापस आया है। कारा दुखी होकर गांव छोड़ने ही वाला था, तभी अचानक उसका पिता उसके सामने आ जाता है। कारा अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे पहचान लेता है। कारा सोच रहा था कि उसके पिता उसे डांटेंगे या मारेंगे, लेकिन कंदू स्वामी यानी कि उसके पिता उसे गले लगाकर रोने लगते हैं। इतने सालों के बाद वह अपने बेटे को देखकर वह खुशी से टूट जाते हैं, और यह सीन इस मूवी का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है। घर पहुंचने के बाद कारा देखता है कि उसके मम्मी पापा अब भी उससे प्यार करते हैं। उसके पिता उसके लिए नए कपड़े और चप्पल तक खरीदते हैं। एक दिन कंद स्वामी उसे खेत दिखाने ले जाते हैं। वहाँ एक ट्रैक्टर खड़ा होता है। तब कंद स्वामी बताते हैं कि बैंक वालों ने किसानों को सपना दिखाया था कि ट्रैक्टर लेने से कमाई दुगनी हो जाएगी। उनकी बातों में आकर गांव के किसानों ने अपनी ज़मीन गिरवी रखकर बैंक से लोन ले लिया, लेकिन खेती से उतनी कमाई नहीं हुई। अब हर किसान कर्ज में डूब चुका है। कारा समझ जाता है कि उसके पिता और पूरा गांव बैंक के जाल में फंस चुके हैं। वह सोचता है कि अगर ज़मीन बेच दी जाए तो कर्ज भी उतर जाएगा और बाकी पैसे से वह अपना बिजनेस भी शुरू कर सकता है। लेकिन जब यह बात वह अपने पिता से कहता है, तब कंद स्वामी बहुत दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं कि यह सिर्फ ज़मीन नहीं, हमारे पूर्वजों की पहचान है। इसे बेचने से अच्छा है कि हम मर जाएं। कारा गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में शैली उसे समझाती है कि उसके पिता उसे कितना प्यार करते हैं। कारा फैसला करता है कि वह शैली को अपने माता पिता से मिलवाएगा और अपनी शादी की बात बताएगा। लेकिन जब वह घर पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके पिता कंद स्वामी की मौत हो जाती है। यह देखकर कारा पूरी तरह टूट जाता है। गांव के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी बैंक वाले वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जब तक लोन नहीं चुकाया जाएगा तब तक उस ज़मीन पर अंतिम संस्कार भी नहीं हो सकता है। पूरा गांव बैंक वालों से लड़ने लगता है, लेकिन पुलिस भी बैंक का साथ देती है। मजबूरी में कंद स्वामी की लाश सरकारी अस्पताल में भेज दी जाती है। वहाँ नियम यह होता है कि अगर 7 दिन तक कोई शव नहीं ले गया, यानी कि कोई लाश को नहीं ले गया, तो उसे लावारिस मानकर जला दिया जाएगा। अब कारा के सामने सिर्फ 7 दिन का समय होता है। अगर वे 3 लाख बैंक को चुका दें
तो ज़मीन वापस मिल जाएगी और वह अपने पिता का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ कर पाएगा। तभी करा एक खतरनाक फैसला लेता है। वह सोचता है कि जिस बैंक ने किसानों की ज़िंदगी बर्बाद की है, उसे बैंक से पैसे चुरा कर वह अपना हक वापस लेगा। कारा, उसका मामा काशी और पुराना दोस्त मुर्गेश मिलकर बैंक लूटने की प्लानिंग करते हैं। पहले वे रात में बैंक में घुसते हैं, लेकिन सारा पैसा लॉकर में बंद होता है। तब करा दिन दहाड़े बैंक लूटने का फैसला करता है। वे बंदूकें और देसी बम लेकर पहुंच जाते हैं। काशी और करा बैंक में घुसकर सभी बैंक वालों को डराना शुरू कर देते हैं और वह उतने ही पैसे लेते हैं जितना कि उनका कर्ज उतर सके। मतलब कि वह सिर्फ 3 लाख ही लेते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा होता है। तभी अचानक उस बैंक के अंदर एक पुलिस वाला आ जाता है। दरअसल वह पुलिस वाला उस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए आता है और वह उस इलाके के अंदर एकदम नया पुलिस वाला होता है, इसलिए उसे करा पर कोई शक नहीं होता है। करा एक आम बैंक कर्मचारी की तरह उसका फॉर्म भर देता है और पुलिस वाला फिर वहां से चला जाता है। जैसे ही खतरा टलता है, करा और काशी तुरंत बैंक से निकल जाते हैं, लेकिन बैंक में करा से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। दरअसल उसने पहले जिस तरह से एमएलए के घर का ताला तोड़ा था, उसी तरह से ही वो उसी स्टाइल में ही बैंक का ताला भी तोड़ देता है। इसलिए वह तरीका देखकर पुलिस को शक हो जाता है कि यह चोरी शायद उसी पुराने चोर करा ने की है। यह खबर डीएसपी भरतन तक पहुंचती है। भरतन पहले ही करा से बदला लेना चाहता था, क्योंकि करा पुलिस स्टेशन से भाग गया था। अब वह किसी भी कीमत पर उसे पकड़ने की ठान लेता है। उस दौरान हम यूनियन बैंक के रीजनल मैनेजर मुत्थु सेल्वन को देख पाते हैं, जो बाहर से बहुत शरीफ दिखता है, लेकिन असल में वह बहुत बड़ा करप्ट इंसान होता है। करा ने बैंक से सिर्फ 3 लाख चुराए थे, मगर मुत्थु सेल्वन रिकॉर्ड में 5 लाख की चोरी दिखा देता है और बाकी के 2 लाख खुद हड़प लेता है। करा सोचता है कि अगर वह जल्दी से बैंक का कर्ज चुका देगा तो वह अपने पिता की ज़मीन वापस पा सकता है और उनका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ उनकी ज़मीन पर करा सकता है। इसलिए वह काशी के साथ बैंक के हेड ऑफिस पहुंचकर 3 लाख जमा कर देता है, लेकिन बैंक वाले यहाँ भी चालाकी करते हैं। वह कहते हैं कि कई महीनों की पेनल्टी, ब्याज और बाकी चार्ज जोड़कर अब कर्ज 4,47,000 हो चुका है, यानी अभी भी 1,47,000 बाकी है। यह सुनकर काशी गुस्से से भड़क जाता है। तभी करा वहाँ डीएसपी भरतन को देख लेता है और तुरंत काशी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद मुत्थु सेल्वन खुद करा से मिलने आता है। वह कहता है कि मुझे पता है कि बैंक में चोरी तुमने की थी, लेकिन मैंने पुलिस को नहीं बताया क्योंकि तुम मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो। फिर वे करा को ऑफर देता है कि दोनों मिलकर चोरी करें। जहाँ जहाँ चोरी करनी होगी उसकी जानकारी मुत्तू देगा और दोनों पैसे बांट लेंगे, लेकिन करा साफ मना कर देता है। अगले दिन करा बाकी पैसे चुराने के लिए बैंक की दूसरी ब्रांच में जाता है, मगर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उस ब्रांच में उससे पहले ही चोरी हो चुकी है। करा समझ जाता है कि यह सब मुत्थु सेल्वन का खेल है। रात में करा चुपके से मुत्तू का पीछा करता है। मुत्तू एक टेलीफोन बूथ से किसी से फ़ोन कर रहा होता है। उसके जाने के बाद रीडायल करता है तो कॉल लक्ष्मी लॉज में लगती है। अब करा समझ जाता है कि मुत्तू ने जिन चोरों से चोरी करवाई है वह उसी लॉज में छिपे हैं। करा और मुर्गेश लॉज पहुंच जाते हैं, लेकिन मुत्तू पहले ही उन चोरों के करा के बारे में बता चुका होता है। जैसे ही करा अंदर जाता है, वह जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। चोरों में से एक मुर्गेश को चाकू मार देता है और वे पैसे लेकर भाग जाते हैं। अब करा पूरी तरह फंस चुका होता है। मजबूरी में वह मुत्तु सेल्वन को फ़ोन करता है और कहता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है। वह जो बोलेगा वह वही करेगा। मुत्तु उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जब मैं खुद तुम्हारे पास आया था तब तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे। अब समझ आया ना कि दुनिया कैसे चलती है। वह धमकी देता है कि अब से हर चोरी करा के नाम पर होगी और पुलिस उसी को ढूंढती रहेगी। इधर शैली को पता चल जाता है कि करा फिर से चोरी करने लगा है। वह रोते हुए उससे कहती है कि वह सब छोड़कर कहीं दूर चले, लेकिन करा टूटे हुए दिल से कहता है कि अगर कल शाम तक पैसे नहीं जुटाए तो हॉस्पिटल वाले उसके पिता की लाश जला देंगे। उसकी माँ अब भी यही सोच रही होती है कि उसके पिता का अंतिम संस्कार उनकी ज़मीन पर होगी। अब करा आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलने का फैसला लेता है। उसे पता चलता है कि बैंक की एक ब्रांच में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। वह रास्ते में बंदूक लेकर जीप रोकने की कोशिश करता है। जब ड्राइवर नहीं रुकता है तो करा दौड़कर एक घर की छत से सीधे जीप पर कूद जाता है। वह बंदूक दिखाकर पैसे लूट लेता है और काशी के साथ कार में भाग जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उनकी कार खराब हो जाती है। और जब करा पास के घर में पानी लेने जाता है तब एक बूढ़ा आदमी करा को अपने पिता कंद स्वामी की याद दिलाता है। वह बताता है कि कैसे बैंक वालों ने किसान को ट्रैक्टर के नाम पर कर्ज में डुबा दिया। हर किसान से हर महीने 5,000 वसूले जाते थे।
पैसे ना देने पर उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। तब कारा को एहसास होता है कि यह लड़ाई सिर्फ उसके पिता की ज़मीन की नहीं बल्कि पूरे गांव के किसानों की है, और अब वह डिसीजन लेता है कि वह सिर्फ अपना कर्ज नहीं बल्कि गांव के सभी किसानों का कर्ज चुकाएगा। इधर डीएसपी बर्तन चोरी की जांच में पागल हो चुका होता है। उसे लगता है कि हर ब्रांच में वही चोर हमला कर रहा है और चोरी कर रहा है, लेकिन दरअसल यह सब मुत्तुसेल्वन की साजिश होती है जो अलग अलग चोरों से बैंक लुटवा रहा होता है। आखिरकार एक ब्रांच में पुलिस और चोर आमने सामने आ जाते हैं। तब बर्तन को समझ आता है कि इसके पीछे मुत्तुसेल्वन ही है। मुत्तु भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ट्रैक्टर उसे जोरदार टक्कर मार देता है और हॉस्पिटल में घायल पड़ा मुत्तु बर्तन को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन बर्तन गुस्से में आकर उसका ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर देता है, जिससे मुत्तु की उसी हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। इसके बाद करा सारे चोरी के पैसे गांव वालों में बांट देता है। किसान बैंक का कर्ज चुकाकर अपनी ज़मीन के कागज वापस ले लेते हैं और आखिरकार करा भी अपने पिता की लाश अस्पताल से वापस लाता है और पूरे सम्मान के साथ उन्हें उनकी ज़मीन में दफनाता है। वहीं जब डीएसपी करा को गिरफ्तार करने के लिए आता है, लेकिन अब गांव के लोग करा को चोर नहीं बल्कि मसीहा मानने लगते हैं। बर्तन यानी डीएसपी समझ जाता है कि अगर उसने कारा को गिरफ्तार किया तो लोग कारा को हीरो और उसे विलेन बना देंगे, इसलिए वह सारा दोष मुत्तुसेल्वन पर डाल देता है और कारा को छोड़ देता है। जाते जाते हुए कारा से कहता है कि अगर दोबारा चोरी की तो जहाँ भी होगा पकड़ दूंगा। तब कारा मुस्कुराकर कहता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यही मेरा गाँव है। दोस्तों, यह मूवी दिखाती है कि कैसे गरीब किसान मेहनत तो अपनी ज़मीन पर करता है, लेकिन फ़ायदा अक्सर लालची सिस्टम उठा लेता है। कैसे बैंक और बड़े लोग किसानों को सुनहरे सपने दिखाकर कर्ज में जाल में फंसा लेते हैं। जब किसान कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो उनसे उनकी ज़मीन और सामान दोनों छीन लेते हैं। साथ ही यह फिल्म यह दिखाती है कि माँ बाप का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे फिर बेटा कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे। इंसान अगर गलत रास्ते पर चला जाए तब भी वह बदल सकता है। ज़रूरत और मजबूरी कई बार अच्छे इंसान को भी गलत काम करने पर मजबूर कर देती है। असली इंसान वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ता है। कारा शुरुआत में सिर्फ अपने पिता की ज़मीन बेचना चाहता था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि पूरे गांव के किसान उसी दर्द से गुजर रहे हैं, इसलिए वो अकेले नहीं सबके लिए खड़ा होता है। कभी कभी कानून से बड़ा इंसानियत और न्याय होता है। और दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना।